Hey guys, this is Sanjana, one of the admins of Team Blah Blah. And जैसे कि आपको पता था कि आज 4 बजे हम आने वाले थे with this beautiful female. And उसके पहले मुझे बताओ, are we audible and visible like always? Facebook हमारे साथ थोड़े गेम्स खेलता है, तो we are just avoiding कि वैसा कुछ ना हो. Okay, so are we audible and visible? Hello. Yes. So I think people will join soon. Before we go ahead, I want to introduce, जैसे कि हमने बताया था कि आज हम लाइव जाएंगे अर्ली मैथ्स मैटर के ऑथर के साथ. So I want to welcome Gunjal Agarwal with all my heart and on behalf of full team blah blah. So thank you, Gunjan, first of all, for giving us your time. And before we start, there is one announcement that I want to make again. आप इस लाइव पे जितने ज्यादा अपने फ्रेंड्स टैग करते हैं कर दीजिए, क्योंकि आपको मिलने वाली है एक डिजिटल किंडल की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट गुंजन की तरफ से. सो गुंजन, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ. First of all, thank you, Sanjana, and thank you to the whole team of Blah Blah. It's my pleasure to be here with all of you and interacting with all the audience here today. सो थैंक यू. एंड सभी लोग यहाँ जितने भी लोग लाइव हैं देख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को टैग करो. और सब ये जानना चाहते हैं कि बुक लिखना एक बहुत बड़ी बात होती है. सो उसको स्टार्ट करने के पहले we all are curious to know what is your education, qualification and current designation. Current designation is I'm an assistant professor and qualification मैंने मास्टर्स किया है. उसके बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट क्वालिफाई करना पड़ता है, नेट क्वालिफाई किया है. टीचर बनने के लिए बीएड करना पड़ता है, बीएड किया है. दिस इज माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन. एंड रिसेंटली मैं अपने आप को मैथमेटिक्स एजुकेशन में और इन्वॉल्व कर रही हूँ, सो दैट आई कैन बिकम अ गुड एजुकेटर इन मैथमेटिक्स फॉर द एलिमेंटरी एज ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स. वाह, वेरी नाइस. तो आप वो हर काम कर रहे हैं जो आप अपने एम को अचीव करने के लिए करना चाहते थे, और बिल्कुल उसी राह पे आप बढ़ते जा रहे हैं. तो मेरा दूसरा क्वेश्चन आपकी बुक से रिलेटेड है. As far as I have read, and I know that the book talks about doing maths for the early age. Do you think it's a right age? मतलब isn't it so early कि इतने छोटे बच्चों को maths and all? What is your opinion about that? दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन. इट हैज बिकम टू मी नाउ, क्योंकि लोगों का एक यही कहना होता है कि इतने छोटे बच्चों को अभी से मैथ्स कराने की क्या जरूरत है. तो लेट मी टेल यू ऑल, बिल्कुल नहीं करा रहे हैं हम मैथ्स, बिल्कुल नहीं करा रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मैथ्स, बट यस इट हैज अ नेम एज अ मैथ्स, क्योंकि इसका नाम देना पड़ेगा. तो ये नाम मैथ्स एंड एज, आई थिंक अगर हम अपने पास्ट हिस्ट्री में जाएं तो अर्जुन जब कहानी सुना रहा था जो चक्रव्यूह को तोड़ने का, तो वो कहानी अगर हम जब जाते, अभिमन्यु जब उस चीज को सुन नहीं पाया एंड अल्टीमेटली वो रह गया, तो वो चीज से समझ में आता है कि एजुकेशन के लिए आपका जरूरी नहीं है कि आप बड़े होगे ही सुनोगे या कुछ सीखोगे. एजुकेशन हैज नो एज. वो आप होम में हो तो भी आपका एजुकेशन तो ऑन ही है. एंड नाउ कमिंग टू दिस एज, जब बच्चा जन्म के बाहर आ रहे हैं, काफी चीजें तो हमसे दिख के वो सीखता है ना. उसका एनवायरनमेंट, हम जहाँ पे है जैसे है उसी चीज से तो वो सीखता है ना. फर्स्ट टाइम जब आ रहा है, सबकी गोदी में जा रहा है, वो सबको तो वो सीख रहा है ना कि हाँ उसको गोदी में अडेप्ट होना है, उसको ये इसकी मम्मी है, ये इसके फादर है, उसको सब चीज से तो अडेप्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है ना. ये सारी चीजें एनवायरनमेंट में कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे अंदर में ऑलरेडी भगवान ने दे के भेजा. उसी चीज को ही हमको नर्चर करना है. फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा ये एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर हम मानिए आपको पूछते हैं कि आपको अगर मैं एक अभी राइट नाउ आपको नींबू दे दूं चाटने के लिए, आप कैसे रिएक्ट करोगे? खट्टा. और अगर आप ये छोटे बच्चे को देते, एकदम एकदम छोटा बच्चा, आप जितना छोटा बच्चा को ले लीजिए, वो कैसे रिएक्ट करेगा? सेम रिएक्शन करेगा. क्यों डिफरेंट नहीं करेगा? बिकॉज उसका टेस्ट ही
एग्जैक्टली। कुदरत ने ही ऐसे भेजा है, वो कुदरत ने ही उसके अंदर वैसे डाल के भेजा है कि ये भाई खट्टा होता है तो खट्टा के लिए ऐसे ही एक्शन ऐसे करना ही। होता है, ये ऑटोमेटिकली है। तो कुछ चीज भगवान अपने साथ देकर ही भेजते हैं। वो तो कुछ और भी रिएक्शन कर सकता था ना, बहुत बहुत टेस्टी भी लग सकता था, यम्मी भी लग सकता था, लेकिन फिर भी वो खट्टा वाला मतलब डायरेक्ट ये फीलिंग आता है। तो द थिंग इज, भगवान कुछ अपने साथ दे के भेजते हैं, उसी चीज बिल्कुल। को हम यूज कर रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हैं। एंड उसी चीज को जब हम ध्यान में रखते हैं, तो हम जब अवेयर है, हम बच्चों को भी वही चीज अपने साथ साथ उनको एडुकेट करते जा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं दूसरा एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे बच्चा क्रॉल करता है, क्या आप उसके साथ क्रॉल करते हैं एक्चुअली? क्या आप उसको क्रॉलिंग करना सिखाते हैं? नो, ही इज लर्निंग विद एज। जैसे वो अपने बाय आप। डिफॉल्ट वो, हाँ, वो उस टाइम के साथ सेट है कि उसको इस हाँ, टाइम पे वो क्रॉल तो करना सीखेगा। सेम चीज हम आपको एकदम छोटे से छोटे बच्चा का एक एक्सपेरिमेंट देते हैं। आप करके, अगर कोई भी यहाँ पे है जिसका बहुत छोटा बच्चा हो, मान लीजिए 6 मंथ 7 मंथ या 8 मंथ के आसपास का है, आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। आप 3 फोटो लगाइए, 2 डॉट्स, 3 डॉट्स, 4 डॉट्स, बड़ी बड़ी लगाना हम्म। ताकि उसको विजिबल हो कि एक बच्चा जब देख रहा है तो उसका विजिबिलिटी उतना स्ट्रांग नहीं होता है, और वो सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट को ही पकड़ पाता है। तो इट इज बेटर टू ऑलवेज पुट ब्लैक। तो ब्लैक का बड़ा बड़ा थोड़ा सा 2 डॉट्स, 3 डॉट्स, 4 डॉट्स का अगर आप पिक्चर पोस्टर लगाएं, और बैक में बच्चा को नहीं दिखे, बैक में आप ड्रम बिट्स पे 3 बार ड्रम बिट्स देखिए। कोई ऑब्जर्व करिए कि वो बच्चा का नजर किस तरफ जा रहा है। आपको ऑटोमेटिकली इस चीज को फील होगा, इस पे रिसर्च हुआ है, ऑटोमेटिकली इस पे फील होगा। आप 3 डिफरेंट जगह पे लगाइए, एक बाएं तरफ, एक सामने तरफ, एक दाएं तरफ। ऑटोमेटिकली देखेंगे बच्चा डायरेक्ट अगर ना भी उस चीज को देख रहा है, लेकिन फिर भी उसका ध्यान ऑटोमेटिकली उसके आसपास में ही जाएगा जहाँ पे थ्री थ्री डॉट्स है। तो वो ऑलरेडी उसके दिमाग में इंट्यूशन रहता है, भगवान उसको देकर भेजते हैं। लेकिन हम उसको कैसे नर्चर कर रहे हैं, कैसे बड़ा कर रहे हैं, ये सब कुछ हम पे डिपेंड करता है। तो वाओ, एज डजंट मैटर। दिस इज समथिंग आई विल डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट अगर मेरा दूसरा बच्चा, इफ आई प्लान, बिकॉज अभी अभी मेरा बच्चा 4 साल का होने वाला है। बट हाँ, ये आई विल डेफिनेटली ट्राई, बिकॉज आपने बोला, और मैं दूसरों को भी ये बताऊंगा, और जो लोग लाइव देख रहे हैं प्लीज आप भी करिए, क्योंकि एज इज जस्ट अ नंबर, देर इज नो एज टू लर्न। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैथ्स के साथ जनरली ऐसा बोला जाता है कि इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। We give lots of worksheets for retention. How does the worksheets help in retaining the concept? एग्जैक्टली, थैंक्स टू आस्क मी दिस क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिबेट है। अगर इस चीज को लेकर हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी डिबेट क्रिएट हो जाती है। वर्कशीट्स नॉर्मली हम लोगों को मिलता है स्कूल में भी, जब हम भी बड़े हुए, आज भी हम लोगों Yes. को एक बुक मिलता है वर्कशीट्स का, ताकि हम बच्चों को प्रैक्टिस करा सकें। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने किसी एक एडुकेटर को इंटरव्यू किया था, मैथमेटिक्स एडुकेटर, बाय राइटिंग माय बुक। शी इज एन इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपर्ट। उनको जब मैंने इंटरव्यू किया, शी सेड वेरी नाइसली वन थिंग। शी टोल्ड मी, आप एक काम करिए, आप एक पेपर पे बच्चे को 10 क्वेश्चंस दीजिए। मान लीजिए आप घुमा फिरा के क्या करेंगे, 34 + 35, और बहुत सारी ऐसी एडिशन, 10 एडिशन आप दे दीजिए। और यही चीज अगर आप उसको प्रैक्टिकली, कुछ ऐसा चीज आप दे रहे हैं कि आपको उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करना पड़े, आपका बच्चा अगर वो प्रैक्टिकली एक चीज को सॉल्व कर दिया, और वहीं पे वो 10 क्वेश्चंस को वो सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि मान लीजिए एक क्वेश्चन भी अगर रॉन्ग हो जाता है, तो उसके माइंड में क्या होगा, मेरे से नहीं होता है, नहीं इसको हो नहीं रहा है, आता है, गलत हो गया। वो दोबारा ट्राई नहीं करेगा। दोबारा इसके माइंड में ऑलरेडी फिक्स्ड है कि मेरे से तो रॉन्ग ही होता है, मेरे को तो Wrong नहीं होता आता। है। और वो अल्टीमेटली, हम लोग नॉर्मली सुनते नहीं है कि मेरा बच्चा छोटे में तो बहुत अच्छे से पढ़ रहा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा करता था, लेकिन बड़ा होते होते उसका इंटरेस्ट खत्म होते जा रहा है। बड़ा होते होते तो वो पढ़ता ही नहीं है। बड़ा होते हम्म। होते तो उसने इतनी सिली मिस्टेक्स करना है कि उसका तो सम्स रॉन्ग ही होता है। क्यों?
क्योंकि वो अपने आप को दिमाग लगाकर नहीं सोच रहा है, उसका माइंड को ऐसा बना दिया जा रहा है ताकि उसको ये रूल अप्लाई करना है कि ये चीज ऐसे ही होता है। कितने बार आप लोगों ने, या मैं भी इस चीज की हमेशा रही हूँ कि मुझे भी, मेरे को सफर करना पड़ा इसकी वजह से, कि हम एक प्रोसेस से सम कर रहे हैं, हम एक तरीके से सीखे हैं, अब वो प्रोसेस में हम अपना कुछ बुद्धि लगा के या कुछ भी अपनी तरीके से दूसरी तरीके से करते हैं। कितनी बार ऐसे हुआ है कि एक टीचर उस चीज को एक्सेप्ट करता है और एक टीचर उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। बहुत बार देखिएगा ऐसा होता है कि मैंने तो स्कूल में ऐसे ही सीखा है, तो मुझे तो ऐसे ही करना है, वहीं पे घर में अगर उसको सिखाया जा रहा है कोई दूसरा तरीका से, ये तरीका सही नहीं है, ये रॉन्ग है, क्योंकि ये मुझे रॉन्ग स्कूल है। में ऐसे सिखाया गया। बल्कि तरीका तो सारी सही है। अल्टीमेटली आपको तो अपना गोल होता है नॉर्मली मैथ्स में आंसर पे जाना। आंसर पे। मैं क्वेश्चन करती हूँ, अगर ओके। देखते हैं कितने जन को इसका आंसर आता है। यस, हाउ मेनी पीपल आर लाइव राइट नाउ? 9, 9, there are 9. ओके, ओके, so let's see if anyone can answer. Are you all ready? Yes. Okay. 125 sheep. Okay, there are 125 sheep and 5 dogs. What is the age of the shepherd? जो shepherd है उसका age क्या है? There are 125 sheep and Sheep, 5 dogs. 5 dogs. shepherd का age क्या है? आई नो ये थोड़ा रीजनिंग टाइप है, बट लोग बोलेंगे देयर इज नो लॉजिकल, शेपर्ड कहाँ से आ गया। तो मैं तो वैसे भी एक्सक्लूडेड हूँ, मैं तो इंटरव्यू ले रही हूँ, जो लाइव है वही आंसर आंसर देंगे इसका। मैं तो एक्सक्लूडेड हूँ। कोई दे सो रहा है पीपल, मुझे आंसर? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आई डोंट थिंक सो अभी इतना मैथ्स किसी को भी याद होगा। लेट मी टेल यू ऑल, नॉट लेट मी टेस्ट मच। ये क्वेश्चन 1986 में क्रिएट हुआ था एंड हमेशा इस क्वेश्चन के ऊपर में टेस्ट होता है, हमेशा। क्यों? क्योंकि आंसर खोज रहे हैं हम जब आंसर खोज रहे हैं हमें वो लिंक नहीं मिल रहा, शेपर्ड, शीप, डॉग्स। क्या होगा? डायरेक्ट बोलेंगे क्या? तो अगर कोई बहुत कॉन्फिडेंट है तो ये बोलेगा कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है। जो खुद कॉन्फिडेंट नहीं है वो ये बोलेगा कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि इसका क्या लॉजिक है। हम्म। और जिसका कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं है, एकदम भी नहीं है, वो ये बोलेगा मेरे से तो हो ही नहीं रहा। हम्म। दीज 3 कैटेगरीज कैन बी पॉसिबल। जबकि अगर कोई बंदा अगर सोच रहा है, तो इसके ऊपर जब रिसर्च हुआ तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे पाए गए जो उन्होंने बहुत सारे ट्रायल एंड एरर्स किए। तो कुछ बच्चों ने उसको ऐसे बोला कि अगर हम 125 और 5, ये दो नंबर हमारे पास, क्योंकि शीप्स और डिवाइड करें। डॉग का कोई कनेक्शन नहीं है, हम्म। अब 125 और 5 का दो चीज हमारे पास है, तो हमारे पास ऑपरेशंस बहुत सारा है, लेकिन बेसिक ऑपरेशंस में हम 4 ही सीखते हैं, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड। डिवाइड। अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो शेफर्ड का एज तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम प्लस करते हैं तो वो 130, और अगर माइनस करते हैं तो वो 120 हो जाता है। तो अगर 130 और 120 वाला एज का अगर कोई शेफर्ड होगा तो वो तो दौड़ा नहीं सकेगा। तो इसीलिए लेट्स टेक, हो सकता है कि अगर हम जी। डिवाइड करें तो शायद 25 एज आता है, तो हो सकता है कि बाय द एज ऑफ 25 एक शेफर्ड इतना केपेबल है कि वो दौड़ा सकता है। तो हो ना कहीं शायद ये एक आसपास का एज हो सकता है, अजम्पशन, एस्टिमेशन, नॉट एग्जैक्ट। assumption। तो फिर भी कहीं ना कहीं कुछ सोचा जा रहा है। नॉर्मली क्या होता है जब हमारे पास वर्कशीट रहता है या कोई भी चीज हमें दिया जाता है कॉपी पेपर पे सॉल्व करने के लिए, आवर गोल इज टू फाइंड द करेक्ट आंसर। इफ करेक्ट आंसर इज नॉट देयर, इट्स अ क्रॉस, एंड दैट क्रॉस इज अ क्रॉस इन द माइंड, and when that cross is in the mind, next time I'm not going to take any attempt to do it, and ultimately I am losing my confidence. ट्रू। तो इसीलिए यही चीज को अगर हम प्रैक्टिकली उसको ऐसे सिचुएशन पे जहां उसको दिमाग को चलाना है, जो भी तुम सोच रहे हो वो बताओ ना, सही गलत डजेंट मैटर,
जो तुम सोच रहे हो वो बताओ। तो हमें बेसिकली क्वेश्चनिंग करना चाहिए बच्चों को कि तुम क्या सोच रहे, क्या हो सकते हैं, इसके बारे में तुम्हारा क्या राय है, चलो ऐसे सोचते हैं, चलो वैसे करते हैं। तो हमारा वो टारगेट होना चाहिए ताकि बच्चा अपना सोच को जाहिर करे कि कुछ तो वो सोच, कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा है। तो वो जब वो बताता है तो उसका कॉन्फिडेंस ग्रो होता है। दिस इज ऑल कि बट आंसर क्या है? 25. देयर आर पीपल, इवन आई थॉट कि भाई 125 डिवाइडेड बाय 5 विल बी 25, बट we want to know answer क्या है, because this question was created. So is there any answer, or it was just इसका your कोई परफेक्ट आंसर नहीं है कि एग्जैक्टली सही है। okay? ये एक रेंज में है, वही मैंने कहा ना कि देयर इज अ थॉट गोइंग ऑन कि क्या हो सकता है। इतना तो हो नहीं Okay. सकता कि 120 एज का कोई शेफर्ड दौड़ेगा। तो एक अजम्पशन के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि हाँ, कि भाई 25 एज का एक आदमी लेके शेफर्ड के हिसाब से दौड़ सकते हैं। तो वो Okay. थॉट्स है, इट्स नॉट करेक्ट आंसर। Okay. गॉट यू। वैसे भी मैथ्स में या तो वो जो स्कूल से सीखा है कि भाई या तो फुल मिलेगा या फिर जीरो मिलेगा, मतलब देर इज नो हाफ वे थ्रू। सो अल्टीमेटली वी रियली नीड टू नो कि आंसर क्या है। मूविंग अहेड, our next question, Gunjan, is today we try to teach our child through so many activities. How do you think it helps a child in learning process? समय समय के हिसाब से आज के डेट में हम पेरेंट्स, मैक्सिमम पेरेंट्स इतने एडुकेटेड हो गए हैं कि वी ट्राई टू एडुकेट आवर चिल्ड्रन प्रॉपर विजुअलाइजेशन। वो किताबी तरीके से ही आज हम नहीं सिखा रहे हैं बच्चों को। मैक्सिमम पेरेंट्स चाहते हैं कितना जितना हो सके उनके कैपेसिटी के हिसाब से दे ट्राई टू गिव फन वे ऑफ लर्निंग। दैट्स वेरी ट्रू। बट यहाँ पे एक गैप, क्या गैप है, लाइक आज मुझे अगर साल भर पहले ये चीज पूछा जाता तो शायद मैं इसका आंसर नहीं दे पाती। मैं भी अपने बेटे को काफी सारे एक्टिविटीज के थ्रू सिखाने का कोशिश कर रही हूँ, काफी सारी एक्टिविटीज उसको देती थी, लेकिन कौन सी एक्टिविटी अप्रोप्रिएट है और कौन सी एक्टिविटी से वो क्या सीख रहा है, अगर ये हमें पता चल जाए तो इट बिकम्स मोर इजी। जैसे मैक्सिमम कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अब मैक्सिमम लोगों का ध्यान रहता है काउंटिंग, तो वो काउंटिंग के लिए ही मान लीजिए कई तरीके के एक्टिविटीज करवाते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया है अपने बुक पे, एंड वो रियल एग्जांपल है, आई विल शेयर हियर आल्सो। मेरे घर मेरे घर के ठीक बाजू में देयर इज अ स्मॉल किड, 2 साल का बच्चा है, एंड उसकी एक दीदी है, वो 6 साल 7 साल की आप पकड़ लीजिए उसकी दीदी है। तो दीदी इज मच मोर नॉलेजेबल डेफिनेटली, उसको अपने भाई को सिखाना है। अब उसके अपने भाई को उसको सिखाने के लिए उसने 1 to 10 को सिखाना है, क्योंकि 2 साल का बच्चा है तो उसको 1 to 10 आना चाहिए। एक्टिविटी अप्लाई कर रहे हैं, राइट। उसने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख के, पेपर के ऊपर लिख के घर में पूरा चिपका दिया। अब वो 1 2 3 जंप कर करके हर एक पेपर पे जंप कर करके जा रहा है। वो जितनी बार जंप कर रहा है उसको बोल रही है साथ साथ में 1 2 3। वो जब जब जंप कर रहा है उसके साथ साथ में वो बोल रही है। लेकिन ये एक्टिविटी तो है, लेकिन मैं पूछती हूँ, क्या बच्चा को ये पता चला व्हाट इज 1, व्हाट इज 2? वो सुना 1, वो देखा 1 लिखा हुआ, वो सुना 2, वो देखा 2 लिखा हुआ, बट व्हाट इज 2, इज दिस 2? ये समझने आने में समय लगता है। तो अगर हमें ये पता हो कि वो बच्चा को पहले क्या चीज जानना है और क्या चीज जानने के लिए कौन सी एक्टिविटी अप्लाई करनी है, इट गिव्स अस द थिंग कि हमें वो एक्टिविटी तो लगाना ही है, बट विद आवर नॉलेज व्हेन वी नो कि दिस इज द राइट एक्टिविटी। Yeah, ये he एक should गैप है। understand also कि भाई two मतलब plural है, मतलब there'll be two things instead of just cramming those numbers. He should understand कि भाई 2 कितना होता है, 3 कितना होता है. So activity should be as such कि उसको knowledge भी मिले,
सिर्फ एग्जैक्टली। एक्टिविटी करने के लिए एंड यही एक्टिविटी। छोटी सी चीज एक सिंपल तरीके से हो सकती है। आज हम सभी के पास वन नोज ही है, भगवान ने वन नोज ही दिया है। और बच्चों को नाक से खेलना बहुत पसंद है। आप उसके नाक को हाथ लगाइए, देखिए कैसे रिएक्ट करता है। उसको बोलिए आपके नाक को हाथ लगाएगा, देखिए वो कैसे रिएक्ट करता है। उसको बहुत पसंद होता है वो खेलना। आप उसको अगर ये बोलते हैं देखो बेटा तुम्हारा वन नोज है, मेरा भी वन नोज है, फादर का भी वन नोज है, दादी का भी वन नोज है, सबका वन नोज ही है, उसको पता चल जाएगा कि दिस इज वन नोज। घर पे और भी बहुत सारी चीजें होती है जो कि वन है। अगर हम अपना ध्यान इसके ऊपर लेके जाए कि देखो ये वन है और कहीं है क्या दिखाओ, तो जब हम उसको बातों में इन्वॉल्व कर रहे हैं, टू आईज, मेरी भी टू आईज है, आपकी भी टू आईज है, बगल में जो बैठे हैं उनके भी टू आईज है। तो ये छोटे छोटे चीजों को अगर हम हमारे एनवायरनमेंट से निकाल के दिखाएं उसको, और फिर कुछ अपना एडिशन करें, दैट वर्क्स आउट। तो ये यस। जानना जरूरी है कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या है। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि व्हेन वी आर अवेयर कि हमें उसको क्या सिखाना है और कैसे सिखाना है, देन इट कम्स। आई एग्री, आई एग्री। नाउ मूविंग टुवर्ड्स योर बुक, थोड़ा सा बुक की बात करते हैं। यू नो, what has been your vision throughout the process of writing the book? टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक ही वजह था, विजन एक ही था। एज यू आस्क्ड मी इनिशियली कि मेरा डेजिग्नेशन क्या है, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, एज अ टीचर, इट्स माय 13 years ऑलमोस्ट completed, दिस इज माय 14th year रनिंग। थ्रू आउट माई टीचिंग प्रोसेस एक बच्चों को, मतलब एक अडल्ट के बच्चों को पढ़ाया, कभी इतने छोटे बच्चों को पढ़ाया नहीं। तो वहां पे जो मैथ्स का डर बच्चों के अंदर रहना और उस डर को निकालना, क्योंकि मैं भी एक समय में ऐसा था कि मैं भी मैथ से बहुत डरती थी, एक टाइम पीरियड ऐसा था। एंड मेरे डर को मेरे टीचर ने निकाला। तो मुझे ऐसा था कि मैं, मेरे पास जो बच्चे आएंगे उनके डर को मुझे निकालना है। तो यहाँ तक कि 15 मार्क्स का स्टूडेंट को 95 दिलवाया था, दिलवाया है अभी भी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसका मैथ्स से प्यार मोहब्बत तो बिल्कुल नहीं है, एंड दे हेट, बट इफ यू आस्क टुडे दे लव मैथ्स, नॉट ओनली दे स्कोर गुड, दे लव मैथ्स। तो ये डर बाद में निकल के आया। एंड ऐसे बच्चों को मिली कॉलेज लेवल पे जिनका मैं कुछ नहीं कर सकती थी, पॉसिबल ही नहीं था करना, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी ग्रोन अप एट अ सर्टेन लेवल। अब दे आर नॉट रेडी टू वर्क आउट, दे आर नॉट एट ऑल रेडी कि उनके पीछे मैं काम अगर करूंगी तो वो अपने लिए काम करें। तो वो सारी चीजों को देखते हुए जब मैं, मेरा छोटा सा बेटा को ट्रेनिंग देने लगी, आई वाज लाइक कि ना मुझे इसके अंदर कोई डर पैदा करना है, ना मुझे इसके अंदर से कोई डर निकालना है। ताकि डर पैदा ही ना हो तो डर निकालने का बात ही क्यों आएगा। ऐसा कुछ करूं ताकि डर ही ना पैदा हो। और सबसे ज्यादा डर मुझे इसलिए लगता था कि जो हायर लेवल पे, कुछ साउंड आ रहा है शायद। या वो पीछे थोड़ा सा काम हो रहा है, आई म्यूट माई सेल्फ। ओके। तो जो हायर एज के लेवल के बच्चों को जब देखती थी कि उनके मन में वो मैथ्स इज नॉट ओनली अबाउट सब्जेक्ट या कुछ, उनका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि कोई भी चीज को लेके एकदम इमीडिएट एक्शन लेना है, बहुत बहुत थोड़ा सा मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं मिला मुझे, वीक सा मिला। तो वो डर मेरे अंदर था कि मैं अपने बेटे को वहां नहीं देखना चाहती जो दूसरे के बच्चों को देखती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मैथमेटिक्स टीचर रही हूँ, एंड वो कॉन्फिडेंस जो मैं मिस देखती हूँ, कम देखती हूँ, वो चीज मैं मेरे बेटे के अंदर पनपने ही ना दूं, आने ही ना दूं। क्या करूं मैं ऐसा। तो जब उसको ट्रेनिंग देने लगी इस तरीके से, वो भी फेल हो रही थी, ही वॉज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट। When he was not taking interest, I was like, Gunjan, you are going fail. It's not working out for you. अभी, As a mother, we do feel that. yes. फिर I was like, my teaching profile and my mother, I started combining together. And I just recently I had also qualified my research scholarship. तो मेरे को रिसर्च स्टार्ट करना है। तो वो सारे स्किल्स को यूज किया। एंड आई वाज लाइक कि मुझे फाइंड आउट करना है कि हाउ आई कैन डू इट एट अ वेरी एलिमेंटरी लेवल, सो दैट जो प्रॉब्लम बाकी के बच्चों को
एट अ मैच्योर्ड लेवल होता है, वो आज जो बच्चे रहे हैं या अभी जो बच्चे आ रहे हैं, जो कि फ्यूचर के बच्चे बनेंगे, जो कि फ्यूचर के अडल्ट बनेंगे, उनके अंदर ये पैदा ना होने हो कम से कम। तो दिस वाज द ओनली विजन वाइल राइटिंग द बुक, कि डर पैदा ही नहीं होने देना है। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट सब्जेक्ट, इट्स नॉट ओनली अबाउट कॉपी, इट्स नॉट ओनली अबाउट कैलकुलेशंस। हर एक वो चीज जहां पे आप कुछ भी कर रहे हो, आप मैथमेटिक्स को यूज कर रहे हो, क्या आप बैटिंग करते हो तो आप मैथमेटिक्स को यूज नहीं करते, या आप खाना बनाते हो तो आप मैथमेटिक्स को क्या यूज नहीं करते, कि कितना नमक डालना है, कितनी सब्जी बनानी है, घर में 4 लोगों का खाना बनाना है कि 10 लोगों का खाना बनाना है, हम हर जगह तो यूज कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स इज नॉट ओनली अबाउट कैलकुलेशंस। वो चीज मुझे शुरू से था कि मुझे एटलीस्ट ये चीज रखना है कि ये बच्चे जो है, इनको ऐसा तैयार करना है कि आगे जाके ये बच्चों को प्रॉब्लम ना आए। वाओ, दैट्स रियली नाइस। एंड मैं, क्योंकि आप एक आपने बात की एक ऐसे उन बच्चों को जो इतने कम मार्क्स लाते थे, आप उनको एकदम हाई लेवल पे लेके गए। ऑनेस्टली बताऊं, मैंने आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, मुझे मैथ से इतना डर लगता, तो उसी टाइम एलजेब्रा इंट्रोड्यूस होती है, तो आई वाज सो स्कैर्ड। बट देन मेरी लाइफ में एक सर आए, ललित भैया करके, एंड यू वोंट बिलीव, ही टॉट मी सो वेल दैट मैथ एक्चुअली बिकेम माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो 12th तक आई हैड मैथ्स। तो ये एक टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो बच्चे को किस तरीके से समझाए, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी कि उसको समझ कैसे आएगा। तो वो एग्जैक्टली तरीका exactly. एक टीचर को ही निकालना पड़ता है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि और ये सभी टीचर्स को समझना चाहिए कि आपको तरीका निकालना है बच्चे को समझाने का। बच्चा आपके पास समझने आया, आप कैसे समझाओगे, वो एक टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस चीज में। मैं खुद तो 80 मार्क्स था मेरा, 89 में मुझे मेरी मैम लेकर गई थी। एंड ये पूरा बुक का डेडिकेशन भी मैंने उनको किया है। शी इज माय टीचर नेम्ड एज नीता आंटी। जो बुक पढ़ेंगे उनको मिल जाएगा डेडिकेशन में, आई हैव डेडिकेटेड टू हर। क्योंकि मैथमेटिक्स को प्यार करवाना, इट्स नॉट अ जोक। आई ट्रूली अग्री, एंड क्योंकि मेरे साथ हुआ है तो आई कैन रिलेट टू दैट ऑल्सो। सो moving ahead, how was the process of writing? I mean, the journey, like when you were writing, how was it? हाउ वाज इट? कंसिस्टेंट। हर रोज मतलब मेरा हैबिट ही चेंज हो गया एक्चुअली। सुबह उठने से लेकर रात को सोने से लेकर द डे रूटीन का हैबिट ही चेंज हो गया है। आई स्टार्टेड राइटिंग, जब से लिखना चालू किया है तब से अराउंड 4:30 5 o'clock अर्ली इन दी मॉर्निंग। सो राइटिंग हैज टू बिकम अ हैबिट। वो अब एवरी डे यू नीड टू राइट, एवरी डे यू नीड टू डू। तो वो कंसिस्टेंट रहा है फ्रॉम दैट डे टिल टुडे। एवरी डे कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, इट गोज ऑन। वाओ, एंड ये तो बिल्कुल सच बात है, चाहे आप कोई भी काम करो, आप राइटिंग में हैं तो कंसिस्टेंसी इज द की। आई फील कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको फेलियर्स भी मिलते हैं, बट देन हार नहीं माननी चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आप, हाउ मच टाइम डिड इट टेक फॉर यू टू कंप्लीट द बुक 1 जून को स्टार्ट किया था। एंड दिस 1 जून ईयर? को, एंड वो भी स्टार्ट क्या किया था, 1 जून को सोचा था कि बुक लिखना है। एंड उसके ऊपर काम चालू किया था कि बुक को लिखने के लिए मुझे ऐसे चैप्टर्स डिवाइड करने होंगे, ये सारे पॉइंट्स पे बात करनी होगी। सो फर्स्ट, इट्स नॉट दैट कि 1 जून को लिखना चालू कर दिया था, 1 जून को काम चालू कर दिया था कि हाँ लिखना है या करना है। एंड टुडे 14 नवंबर को बुक पब्लिश हुआ है, लॉन्च हुआ है। सो यू टेक इट आउट, कितना टाइम हुआ। बट दैट वाज रियली क्विक, मतलब लोगों को काफी टाइम लगता है, बट वही है कि आपने सोच लिया था कि मुझे करना ही है, एंड यू डिड इट इसके पीछे सो। भी मेरी कोच का हाथ है। देयर इज अ ऑथर कोच जो मुझे ट्रेनिंग दी, शी इज ज्योत्सना रामचंद्रन। एंड उनके बिना शायद बुक लिखना इम्पॉसिबल था। द वे शी ट्रेन्स, द वे शी गाइड्स यू, कि इतने टाइम पीरियड के अंदर आपको कंसिस्टेंट रहे कि आपको सारा काम को करना है। इट्स बिकॉज हम हर एक इंसान, ऐसा लगता है कि हर एक इंसान के आगे एक गुरु है। बिना गुरु के आपको मार्गदर्शन नहीं मिलता है। आज मैथमेटिक्स के लिए मुझे कोई मार्गदर्शन दिखाया, आज मेरे माँ बाप मुझे बड़े किए, मुझे एक मार्गदर्शन दिखाया कि तुम्हें कुछ करना है जीवन में।
ऑथर कोच ज्योत्सना रामचंद्रन मुझे मार्गदर्शन दिखाया कि हाँ तुम्हें बुक लिखना है इतने समय के अंदर, ये नहीं कि साल 2 साल आपको लगाना है बुक लिखने के लिए, आपको टारगेट करना है, टारगेट के अंदर आपको काम करना है। तो ऑल बिकॉज ऑफ डायरेक्शंस एंड गाइड। आई ये पॉइंट में भी मैं ऐड करना चाहूंगी कि एक टाइम फ्रेम जब तक आप डेडलाइन जब तक आप नहीं बनाओगे ना, तो एक लेजीनेस आ जाती है, एक लेड बैक एटीट्यूड आ जाता है। अरे हो जाएगा, हो जाएगा, आज नहीं भी हुआ तो चलेगा। बट व्हेन यू यू नो कीप दैट डेडलाइन, आपको पता होता है कि नहीं, इस टाइम तक करना ही है। तो ये भी आपने एक बहुत अच्छी बात बताई है। एंड यहीं पे वो एंड कंसिस्टेंट भी काम आता है, तभी आप एग्जैक्टली, कंसिस्टेंट रह पाते तभी हो। आप बिल्कुल बिल्कुल आगे, जैसे रेणुका भी हमारी ग्रुप मेंबर है, शी ऑल्सो कीप्स टेलिंग अबाउट पब्लिशिंग, बट शी इज अ पब्लिशर नाउ। बीइंग एन ऑथर, आई वांट टू आस्क यू, हाउ डिड you go about publishing, and did you do your bit of research or directly go with one particular publisher? How was your thing about that publishing? पब्लिशिंग के लिए मैंने ज्यादा मेहनत नहीं की एक्चुअली, क्योंकि जो मेरी ऑथर कोच है उनका खुद का एक पब्लिशिंग कंपनी है। तो जिस हिसाब से वो मुझे गाइड कर रही थी, आई वाज श्योर अबाउट कि द वे शी इज गाइडिंग मी, वो पब्लिशिंग के लिए भी अपना काम को अच्छे से कर लेगी। सो विदाउट थिंकिंग सो मच आई वाज लाइक कि इधर में लिखने का काम करना है और उधर में पब्लिशिंग का सारा जिम्मेदारी उधर ऑथर कोच को दे दो, वो कर देंगी। तो उनको ही दे दिया था सारा। वाह, ये तो एक्चुअली बहुत अच्छा हुआ, मतलब थोड़ी सी एक्चुअली इजी हो गया आपके लिए, नहीं तो लोगों को हाँ, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। मुझे लगा बुक लिखना एक अपने आप में स्ट्रगल, और पब्लिश करवाना भी एक एक अलग लेवल का बहुत। स्ट्रगल होता है। सो थैंक्स टू योर पब्लिशर ऑल्सो कि इतनी जल्दी आपकी बुक पब्लिश की और आज आप हमारे साथ हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं कि व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर पेरेंट्स हु कम अप विद वेरियस सोर्सेज टू मेक देयर किड्स प्रो एट मैथ्स। अब वैदिक मैथ्स, अबैकस, ऑल दीज टेक्निक्स रियली यूजफुल। अभी देखो काफी लोग अबैकस की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो व्हाट इज योर कॉल, व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस? ये सारी चीज यूजफुल तो 100% है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम अपना दिमाग को यूज करने के लिए ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं। लेकिन दिस इज माय पर्सनल थॉट्स, हो सकता है कि मैं किसी के थॉट्स के साथ मैच ना कर पाऊं। एबेकस में वी आर डिपेंडेंट ऑन सम इक्विपमेंट, बिना उस इक्विपमेंट के हमारा एबेकस एक ऊपर नहीं जाता। एंड सेकेंड पॉइंट ये कि पर्पस क्या है, एबेकस का पर्पस क्या है। वी आर ट्राइंग टू मेक द थिंग्स फास्टर along with कुछ थॉट्स कर रहे होते हैं। नाउ एबेकस 4 ऑपरेशन के हिसाब से काम करता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये 4 चीज आप एबेकस के थ्रू कर सकते हो। वैदिक मैथ्स ये सिर्फ 4 के ऊपर बाइंडेड नहीं है, वैदिक मैथ्स में उससे भी ज्यादा आप करते हो, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, अलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिगोनोमेट्री। वैदिक मैथ्स का कोई छोर नहीं है, दैट्स लिमिटलेस। नाउ द थिंग इज, दोनों ही अपने अपने जगह पे काम आता है, दोनों ही अपने अपने जगह पे लोग उस चीज को करवा रहे हैं बच्चों को। बट मैं इंसिस्ट करूंगी सबको को वैदिक मैथ्स जरूर करवाने के लिए, क्योंकि वैदिक मैथ्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी हमारी कंट्री से निकल के आया है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, वैदिक मैथ्स का आपका क्षेत्र नहीं है, ना आपकी वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन तक बढ़ा हुआ है, उसका कोई क्षेत्र नहीं। थर्ड पॉइंट ये है कि वो किसी भी दूसरे चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, वो आपका अपना है, इट्स योर्स। अगर आपको एक बार आता है काम कैसे करना है, तो वो आपको आता है, वो आपका असेट है। जबकि एबेकस में आपको डिपेंड करना पड़ रहा है किसी एक इक्विपमेंट। अगर आपके पास वो इक्विपमेंट नहीं है, तो आपका हाथ दिमाग काम करने के लिए रुक जाएगा। तो वहां पे एबेकस से ज्यादा प्रेफरेंस मैं दूंगी बेसिक मैथमेटिक्स को। हाँ, ये बात भी मैं बोल सकती हूँ कि मैं खुद भी एक वैदिक मैथमेटिक्स ट्रेनर हूँ। तो हो सकता है कि लोग ये इस चीज को वैसे भी लेंगे, क्योंकि मैं वैदिक मैथमेटिक्स की ट्रेनर हूँ इसलिए मैं वैदिक मैथमेटिक्स को ज्यादा प्रेफरेंस दे रही हूँ। बट नहीं, मुझे दोनों का ही मौका मिला था, बट मेरे कुछ अपने थॉट्स है जो कि हो सकता है मैच ना करे सामने वाले से, बट दिस इज व्हाट माई स्टैंड ऑन।
नो, मैं मुझे वैसे ऑनेस्टली आई हैव नो डीप नॉलेज अबाउट व्हाट हैपेंस इन अ बैकर्स ट्रेनिंग, बट आई फील अगर किसी इक्विपमेंट बेस्ड है तो फिर थोड़ा एक डिपेंडेंसी हो जाती है कि अगर वो नहीं है तो कैसे होगा. सो नाउ मूविंग ऑन टू एंड आवर लास्ट. एक और चीज है, मैथमेटिक्स में बेसिकली एबेकस एंड बेसिक मैथमेटिक्स को लोग देखते हैं स्पीड से। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है जिस चीज को मैं ब्रेक करना चाहूंगी, कि हम लोगों का मैक्सिमम टारगेट होता है बच्चों को, जो स्पीड कर रहा है वो तो बहुत स्मार्ट है, प्लीज डोंट। क्योंकि जब आप स्पीड कोई बच्चा कर रहा है, उसका दिमाग चल रहा है, आप उसको जब कंपेयर कर रहे हो दूसरे बच्चों के साथ जो स्पीड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका दिमाग नहीं चल रहा, उसका भी दिमाग चल रहा है। लेकिन जब आप उसको स्पीड करने के लिए बोल रहे हो कि स्पीड करो, वो स्पीड में जब गड़बड़ करता है एक बार के लिए, वो गड़बड़ उसके दिमाग में ठहर जाता है। एंड वो गड़बड़ जब ठहर गया तो दोबारा स्पीड तो दूर की बात है, स्पीड तो करने का सोचो ही मत, बल्कि वो सम्स को करने के लिए भी सोचेगा नहीं, क्योंकि उसका तो गड़बड़ हो जाते हैं, उससे तो गलतियां हो जाती है। जबकि ये फोकस करना है कि तुम जितना टाइम लगाना है लगाओ, डजेंट मैटर, लेकिन अपना दिमाग को यूज करते हुए तुम जो भी कर सकता है, जो भी तुमको लगता है कि हाँ ये चीज मेरे लिए यहाँ तक कैसे हो सकता है, डजेंट मैटर, करो, उतना ही काफी है। स्पीड कोई एक दायरा नहीं है कि हाँ हमें मैथमेटिक्स को स्पीड करने के लिए ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। दैट्स नॉट द गोल, दैट्स नॉट द ऑब्जेक्टिव। वेल, मैं मतलब आई थिंक आजकल ये जो कंपटीशन है ना, इसकी वजह से भी काफी प्रॉब्लम्स है. मतलब अगर आप लोगों को लगता है कि बच्चे से ही बच्चे मतलब छोटा है तभी उसमें इतना कॉम्पिटिटिव स्किल आ जाना चाहिए कि वो फटाफट सब करे. मतलब लाइक यू सेड, स्पीड, मतलब मैथ्स में अगर स्पीड है तो सब कुछ है. आप स्पीड से जितना करो, भले ही दूसरा हो सकता है वो कोई और मेथड यूज कर रहा हो. सो आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट whoever comes up with the solution, not who is doing at a faster pace. सो मैं भी इस चीज में आपसे अग्री, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स विल अग्री कि हर बच्चे का अपना पेस होता है. सो लेट्स नॉट कंपेयर और जज. उसको पेस की वजह से नहीं करना चाहिए. अल्टीमेटली सोल्यूशन इज मोर इम्पोर्टेंट. और क्या पता कुछ नया ही सोल्यूशन लेके आए, वो नया तरीका लेके आए, तो भाई इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं. सो एंड मैंने इस चीज के लिए लाइक अभी जब बुक लिख रही थी तो मैंने 3 इंटरव्यू किया था। ऑल 3 इंटरव्यूज वर फॉर दी मैथमेटिक्स एजुकेशन एक्सपर्ट्स। एक इंडिया से है एंड 2 बाहर से है। यू विल बी एस्टोनिश्ड, तीनों के तीनों मैथमेटिक्स एडुकेटर्स का एक ही कहना था, दे ऑल सेड ओनली वन थिंग, गो स्लो टू मूव फास्ट। आप धीरे जाओ, दिमाग को धीरे यूज करो, ताकि इन फ्यूचर आप फास्ट बन सकोगे। अभी आप फास्ट बनने का कोशिश करोगे तो इन फ्यूचर आपका स्लो हो जाएगा। इसीलिए गो स्लो टू मूव फास्ट। ऑल द थ्री वाओ, हैड वन गोल। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग एज अ मैसेज, कि अलाउ द चाइल्ड टू थिंक मैथ्स, नॉट डू मैथ्स, सॉल्व मैथ्स, नॉट बी यस. स्पीड। नो, अब मैं ये स्टेटमेंट यूज भी करूंगी अपने काफी सारे चीजों में. सो थैंक यू, एंड मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन, गुंजल, व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर द किड्स हु फियर मैथ्स? आई थिंक इस टाइम पे भी काफी सारे ऐसे बच्चे जिनको मैथ्स से बहुत डर लगता है. तो आप एज अ एज एन एजुकेटर आप क्या मैसेज देना चाहोगे उनको? बेसिकली जो हायर एज के स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हायर एज में आने के बाद में जो उनका फियर है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनको ये बोलना बंद कर दीजिए कि तुमको डर लगता है मैथ्स से। नो, दे किसी को डर नहीं लगता है, वो उनके दिमाग में ठहरा हुआ है कि मुझे डर लगता है। आपको वो माइंड सेट को ब्रेक करना है। अगर वो माइंडसेट ब्रेक हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली इस चीज को अपने आप निकाल देगा। अब माइंडसेट को ब्रेक कैसे करें? हर एक इंसान का अपना एक लाइकिंग होता है। अगर मान लीजिए किसी को अगर खेलना पसंद है, तो वो जो खेल रहा है उसमें भी मैथमेटिक्स यूज कर रहा है, उसको हाईलाइट करिए कि देखो तुमसे तो ये तो बड़ा आसानी से हो गया। सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली मुझे एक जन ने बोला कि मेरी बेटी को हम्म. खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको मैथ से नफरत है, वो मैथ बिल्कुल नहीं करना चाहती। आई वाज लाइक, वो खाना अगर अच्छा बनाती है तो वो मैथ्स कर रही है, ऑटोमेटिकली मैथ्स कर रही है। तो पेरेंट का क्वेश्चन ये था, कैसे? वो कैसे पॉसिबल है? तो मैंने कहा कि खाना वो तभी अच्छा बना सकती है जब आपका मसाला बराबर हो, जब प्रोपोर्शंस नमक बराबर. बराबर हो,
तो वही तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। क्वांटिटी, आप 4 जन का खाना के लिए अगर 10 जन का मटेरियल डालोगे तो खाना बर्बाद है, और 10 जन के खाने के लिए अगर 4 जन का मटेरियल डालोगे तो भी आपको खाना तो भी पसंद नहीं बर्बाद आएगा। है। तो ऑटोमेटिकली अगर खाना अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब उसको ऑटोमेटिकली सेंस है कि मुझे क्या प्रोपोर्शन यूज करना है, क्या क्वांटिटी यूज करना है, शी नोज ऑलरेडी। तो यस। उसको अगर आप प्रोत्साहन करोगे तो उसको समझ आएगा कि हाँ मैं तो मैथ्स में अच्छी हूँ ऑलरेडी। एंड जब उसको ये बिलीव होने लगेगा ना कि मैं अच्छी हूँ, तो उसके दिमाग से वो चीज निकल जाएगा। किसी भी बच्चों को एक्चुअली में डर नहीं लगता है, लेकिन उनके दिमाग में ये फिक्स होता है कि मुझे डर लगता है। ये दिमाग को ब्रेक करना है। वंस यू ब्रेक दिस, तब सारा प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। और वो ब्रेक आप तभी कर सकते हैं जब आपको खुद को ये अंडरस्टैंडिंग हो कि वो क्या चीज को पसंद कर रहे हैं, और उस पसंद करने वाली चीज को कैसे आप उसको मैथमेटिक्स से रिलेट कर रहे हो। क्योंकि हर वो चीज, आज हम अगर बैठे हैं तो भी हम मैथ्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बैठने का पोस्चर, हम सो भी सकते थे, ऐसे भी बैठ के बात कर सकते थे, हमारा एक पोस्चर है, वो पोस्चर भी हम मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं, जो कि इंट्यूशन है हमारा। हम कैलकुलेट नहीं यस। करते लेकिन फिर भी दिमाग में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वो सारी चीजों को अगर आप प्रोत्साहन करोगे तो ऑटोमेटिकली वो डर निकल जाएगा। एंड गुंजन, मैं बीइंग अ पेरेंट, भले ही मेरा बेटा भी बहुत छोटा है, बट आई थिंक पेरेंट्स का बहुत मेजर रोल होता है एक बच्चे के एजुकेशन में, भले ही वो स्कूल जाए या वो ट्यूशंस जाए। बट मुझे लगता है समहाउ कुछ जो बच्चे मैथ से डरते हैं उसमें, अगर हम बोले तो 10-20% रोल ना पेरेंट का भी होता है। तुझसे तो होता ही नहीं है, तेरे से तो होता ही नहीं है, अब तेरे को ट्यूशन लगा देंगे। तो वो चीज, मतलब मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, बच्चे को प्रेशराइज मत करें किसी भी चीज के लिए, चाहे वो मैथ्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो। उसको ये समझें कि उसको प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको ये पता लग जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है, तो आप खुद सॉल्यूशन ढूंढ के उसको बता सकते हैं या सॉल्यूशन ढूंढने में उसको मदद कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि आप प्रॉब्लम, अब जो आपने एग्जाम्पल दिया कि भाई इसको मैथ्स पसंद नहीं है, इसको क्यों पसंद नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ पे है। सिर्फ पसंद नहीं है इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट इफ यू वांट हर टू लर्न मैथ्स, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्यों नहीं उसको पसंद है। तो ये मुझे लगता है कि ये एक पेरेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ये जैसा कि एक्चुअली आपने कहा, ऐसा और हुआ ना ब्रेक कि लो। आप मेरे बात को छीन लिया। एक्चुअली मेरे मुंह से नहीं निकल के आपके मुंह से निकल के आया, फर्क सिर्फ इतना ही है। यू हैव राइटली पॉइंटेड स्वीट। कि 10% 20% भी मेजर रोल प्ले होता है पेरेंट्स एंड प्लस टीचर्स का, क्योंकि वो दोनों से यस। एजुकेशन ले रहे हैं। अगर हम ब्लेम करते हैं बच्चों को, तुमसे नहीं होता है, तुम छोड़ दो, तुम तो गलत करता है, तुम हमेशा रॉन्ग हाँ। करता है, वो रॉन्ग ही करेगा, चांस ही नहीं। राइट, वो करना चाहेगा तो भी उसको पता रहेगा कि अरे, और कई बार ना, आई एम रियली सॉरी आई एम सेइंग दिस, बट देयर आर टाइम्स व्हेन, मैंने देखा है जब मैं स्कूल में थी तभी भी, कि जो इंटेलिजेंट है ना, उसको देखो वो कितने अच्छे से करता है, तुम अभी नहीं कर पा रहे हो, तुमसे तो हो गई, जो आपने बोला तुमसे तो होगा ही नहीं, अगर वो कोशिश कर भी रहा है, तो अगर मान लो आपने कोई 10 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपको लग रहा है वो 7 नंबर तक का प्रोसेस सही कर रहा है, 3 नंबर का रह गया, तो आपका मेन फोकस वो 3 नंबर है। ये नहीं कि आप बोलो अरे तेरे साथ ही आए, तेरे को तो 10 ही लाने चाहिए थे, नहीं, उसने 7 का तो अचीव किया। लुक एट द ब्राइटर साइड, दैट स्टूडेंट हैज ट्राइड। सो आई थिंक ये दोनों का ही बहुत मेजर रोल है। और आज के टाइम पे जहां बच्चों को छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाता है, डिप्रेशन, मेंटल प्रॉब्लम, आई थिंक ये भी बहुत छोटी एज से होने लगा है। तो एक तरीके से पेरेंट्स का और एजुकेटर्स, स्कूल टीचर्स, सबका बहुत मेजर रोल है। आप कोई ऐसी बात ना बोलें जिससे बच्चा मेंटली परेशान हो, क्योंकि आप बोल रहे हो वो जो दिमाग में ही बैठ जाता है। तो हम ना तो ऐसी कोई बात करें, लेट्स अप्रिशिएट आवर किड्स, let's help them to choose what they want, and if they have any problem, let's be the first one to come up with a solution. So I really think this is really important nowadays. एक आपको चीज क्या और लगता है? हाईलाइट करना चाहूंगी संजना यहाँ पे, हम्म। जो चीज आपने क्लास के बारे में बात की। अगेन हियर आई वुड लाइक टू ब्रिंग दी एक्सपर्ट जिसको मैंने इंटरव्यू किया था, शेनेट मार्क हम्म। कार्टनी नाम है उनका। बहुत अच्छी चीज उन्होंने कही कि जब वो लोग वहां पे क्लास करवाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं 13 इयर्स की एक्सपीरियंस रहे कि भी मैंने उनसे ये चीज सीखा। मुझे इतना मतलब ऐसा एस्टोनिशमेंट हुआ कि ऐसा भी पॉसिबल है। आज मैं अगर यहाँ पे पूछूं लोगों को कि नॉर्मली क्लास में क्या होता है, अगर कोई क्वेश्चन देंगे, हु कैन डू दिस, आई कैन हाँ। डू,
अब ये जो जिसका हाथ उठा उसके ऊपर तो ध्यान गया, लेकिन जिसका हाथ नहीं उठा उसके ऊपर तो हम ध्यान नहीं यस, देते। बट उस बच्चा के मन में मेंटली डिसाइड हो गया कि कि मुझे नहीं मुझसे तो आता। नहीं होता है। एंड व्हाट डू दे डू, यू नो, वहां पे हाथ उठाना या बताना कि मुझे मुझे आता है या मुझे नहीं आता है, ये सिस्टम ही नहीं है। व्हाट दे, आई आस्क्ड हर कि आप करते क्या हो, अगर आप ये चीज अगर ऐसे हाथ उठाओगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कौन बच्चा कर किसको रहा है आता कौन है? बच्चा नहीं कर रहा है। तो बोला आपको पता क्यों करना है कि कौन बच्चा कर रहा है कौन बच्चा नहीं कर रहा है। हम ये बोलते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन दिया, आप उसके ऊपर सोचो, अपना जो भी आपको थॉट्स लगाना है लगाओ। जब आपको हम्म, लगता है कि आपने सोच लिया, तब आप हम्म, ऐसे करना, हम आपके पास आएंगे। तो जब आप ऐसे करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके ऊपर में ध्यान गया कि हाँ आप कुछ बोलना चाह रहे हो, और ये उंगली खुद के तरफ में आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा कि हमको कुछ आई बोलना है। नो दिस, आई नो दिस। एंड वो ऑटोमेटिकली अपना जो भी सोच है उसको जाहिर यस, करेगा। तो उसके सोच से समझ में आ जाएगा कि वो सोच उसका सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। गलत तो कोई नहीं है, सोच तो सोच है, हमें रास्ता बदलने की जरूरत है। तो वो अगर हम ऐसे कर देते हैं तो वो तो पहले ही सोच आने के पहले ही खत्म। राइट। इसीलिए ये आपका वर्कआउट ये करता है, आई मुझे नो दिस इतना वाला अच्छा लगा। कॉन्फिडेंस। यस, आई नो दिस, एंड ये आई नो कॉन्फिडेंस दिस। के अंदर से आता है कि मुझे पता है। नहीं, ये देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच मुझे लगता है अब फिर ये बात अलग ही जगह चली जाएगी, बट अगर हम एजुकेशन, जैसे आपने ये इतना अच्छा पॉइंट बताया अगर हमें अडॉप्ट ही करना है तो कुछ ऐसे भी ट्रिक्स लाएं जिससे बच्चों का भी भला हो। मतलब फैशन एंड ऑल, आई एग्री, बहुत जरूरी है, बट देन कुछ फैशन आ जाएगा कल चला जाएगा, बट लेट्स ब्रिंग समथिंग विच विच शुड बी देयर फॉर फॉरएवर, जिससे सबका भला और आगे की जनरेशन्स का तो और भला हो, क्योंकि हमने जो पढ़ा, जो आज पढ़ रहे हैं, जो आगे पढ़ रहे हैं, बहुत फर्क है। जो टेक्निक्स आ गई हैं, जो चीजें हैं, तो आई थिंक बहुत जरूरी हो गया एक बैलेंस बना के रखना, और चीजों को समझना, और कल जो आपका अभी तक का जो कल्चर था पढ़ाई का उसमें भी बदलाव लाना। जैसे कि आपने ये पॉइंट बोला कि भाई वो तो पता है, बच्चा पहले ही बोल देगा हाँ मुझे। मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, मेरे स्कूल में क्या होता था, मेरे जो सर थे इंग्लिश के, ही इज नो मोर, बट उनका एक बहुत अच्छा तरीका था। वो बोलते थे कि नाउ हु विल आंसर दिस क्वेश्चन, एंड वी यूज्ड टू बी लाइक दिस, सो ही विल नेवर आस्क जो हाथ रेस करेंगे, वो हमेशा उनको पूछते थे जिनको नहीं आता। सो उससे क्या होता था, बच्चों को पता होता था कि अब हमसे पूछेंगे तो हमें क्यों नहीं आता वो हम बताएंगे, एंड ही यूज्ड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। सो ये बहुत जरूरी है टीचर के लिए उन बच्चों पे भी ध्यान देना जिनको नहीं आता। जिनको आता है उनको तो आता ही है, जिनको नहीं आता उनको कैसे आएगा, ये एक टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये बहुत मुझे लगता है। बाकी हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कुछ क्वेश्चन गुंजन से पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछिए, एंड वी विल लेट यू नो भाई कौन जीता है आपकी फ्री कॉपी। And I will also order one. I'm sure after talking to you, I will definitely book one copy, क्योंकि मेरा बच्चा भी है, मुझे भी रूट यू कॉज। मस्ट रीड द बुक, यू मस्ट रीड द बुक, एंड स्पेशली जो फ्री एजुकेटर्स है उनके भी इंटरव्यू को मैंने एज अ लिंक उसमें डाल दिया है, सो दैट व्हेन यू हैव अ बुक यू कैन गो टू दैट लिंक एंड यू कैन हियर। काफी चीजों के बारे में पता चलता है व्हेन यू लिसन टू सम एक्सपर्ट्स। बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं पता है वी गेट टू नो। एंड यस आई विल, बिकॉज जब हम पढ़ते हैं, जब हम किसी एक्सपर्ट को सुनते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे होती है जो हमारे दिमाग में हर्डल्स रहते हैं, वो धीरे 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 खुलते जाते हैं। खुलते हैं, बिल्कुल। नहीं, ये होता है, और आज का टाइम हमारा इतना अच्छा है ना कि हमारे पास बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल है। जैसे जब हमारी मम्मी, हम पेट में थे तो हमारी मम्मियों को कहाँ से पढ़ती, वो जो चल रहा है डॉक्टर ने बता दिया, बट अब हम गूगल है, पेरेंटिंग बुक्स हैं, आजकल तो पेरेंटिंग की एप्स भी हैं, तो आप सब कुछ एनालाइज कर सकते हो। तो अभी तो चीजें बहुत अच्छी हो गई हैं। मुझे लगता है हम सबको इन चीजों का यूटिलाइजेशन करना चाहिए, और आपकी बुक मैं डेफिनेटली पढ़ूंगी, और बाकी लोगों को भी रिकमेंड करूंगी कि भाई प्लीज एटलीस्ट बाय एंड सी, एंड वी विल डेफिनेटली गिव यू फीडबैक ऑल्सो अगर हमें कुछ लगेगा फॉर योर फ्यूचर बुक्स। सो Sure, I would love to take that. एंड एनी क्वेश्चंस फ्रॉम व्यूअर्स अगर है तो? आई डोंट थिंक सो देयर आर एनी क्वेश्चंस।
So, once again, thank you so much, Gunjan, for taking out time. It was lovely talking to you, and hope we have more of your books and you'll be coming up again with us. Thanks actually to all the whole group of blah blah to give me this opportunity to talk to the you and to the whole audience. So we are signing off from Blah Blah Live, and stay tuned for more updates. And please, tag. I think we have already tagged, so stay tuned for the winner announcement. So this is Sanjana Jain signing off.